हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलिए शुरू करते हैं एसएसटी के लिए पेपर 8। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? काली सिंध, निवाज, बनास सागी, माही चाप या साबरमती वागल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो निवाज है वो काली सिंध की सहायक है, जो चाप है वो माही की सहायक है, वाकल साबरमती की सहायक है, लेकिन जो सागी है वो बनास की सहायक नहीं है, क्योंकि सागी नदी किस नदी की सहायक नदी है? सागी नदी लूणी नदी की सहायक नदी है। किसकी? लूणी नदी की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? यानी किस नदी को रुंडित सरिता कहा जाता है? वाकल, खारी, बाणगंगा या कोठारी। तो इसका आंसर क्या होगा? जो बाणगंगा नदी है ना, कौन सी नदी? जो बाणगंगा नदी है, इसे क्या कहते हैं? राजस्थान में रुंडित सरिता कहा जाता है। किसे? बाणगंगा नदी को राजस्थान में रुंडित सरिता कहा जाता है। किसको? बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी सांबर झील में नहीं गिरती? यानी सांबर झील में गिरती है बाकी नदियां तो, लेकिन एक है वो नहीं गिरती। कौन सी? मेंथा, कांतली, खंडेला या रूपनगढ़। तो हमें पता है कि मेंथा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़ है ना, वो सांबर झील में गिरती है, लेकिन जो कांतली है वो नहीं गिरती, क्योंकि कांतली नदी सीकर से निकलते हुए झुंझुनू को दो भागों में बांटते हुए झुंझुनू और चूरू की सीमा पे विलुप्त हो जाती है। तो ये सांबर झील में नहीं गिरती है ना। बाकी मेंथा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़, इसमें खारी नदी भी जोड़ सकते हो, है ना। मेंथा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़, ये चार नदियां सांबर झील में गिरती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी गिरता है? यानी अजमेर में जो आना सागर झील है ना, उसमें किस नदी का पानी गिरता है? बांडी, बेड़च, साबी या कांकनी। तो कौन सी नदी का पानी गिरता है आना सागर झील में? तो आना सागर झील है ना, उसमें कौन सी नदी का पानी गिरता है? बांडी नदी का, है ना। जो आना, जैसे ये आना सागर झील होगी, इसमें कौन सी नदी आके गिरेगी? ये बांडी नदी आके गिरेगी। कौन सी? बांडी नदी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किशोर सागर तालाब किस शहर में है? जो किशोर सागर तालाब है ना, वो कौन से शहर में? कोटा में, उदयपुर में, डीग में या फिर भीलवाड़ा में। तो जो किशोर सागर तालाब है वो कौन से शहर में है? तो ये है अपने कोटा शहर में। कहाँ पे? जो राजस्थान की औद्योगिक राजधानी है, औद्योगिक नगरी कहते हैं ना, किसे कहते हैं? कोटा जिले को। वहां पे किशोर सागर तालाब है। कौन सा तालाब है? किशोर सागर तालाब है। अच्छा, अभी थोड़े दिनों पहले कोटा का एक प्रसिद्ध तालाब था जहां पे 2 लड़कों की डूबने से मौत हो गई थी। वो तालाब क्योंकि खबरों में आया था, तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा तालाब था। ठीक है ना, आपने रिसर्च करना और बताना है कि वो कौन सा तालाब था, क्योंकि वो एग्जाम में आ सकता है। किशोर सागर तालाब कहाँ पे है? ये कोटा में। कहाँ पे? कोटा में किशोर सागर तालाब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है? यानी इनमें से वो कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा फेल्सपार का उत्पादन करता है? जयपुर, पाली, सीकर या अजमेर। तो इसका आंसर क्या होगा? जो अजमेर जिला है ना, कौन सा जिला? अजमेर, वो फेल्सपार का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है राजस्थान में, तो वो जिला है अजमेर। तो अजमेर को आपसे रिलेट करना है किससे? फेल्सपार से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देश में घिया पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? यानी घिया पत्थर है ना, उसके उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑब्वियसली पहला, यानी राजस्थान घिया पत्थर के उत्पादन में टॉप पे है ना। घिया पत्थर के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दुर्गा बिहार, दुर्गापुरा सफेद और दुर्गा जय। दुर्गा बिहार, दुर्गापुरा सफेद और दुर्गा जय किस फसल की किस्म है? गवार की है, बाजरा की है, मोठ की है, मूंग की है। तो दुर्गा बिहार, दुर्गापुरा सफेद और दुर्गा जय, ये कौन से फसल की किस्म है? ये गवार फसल की किस्म है। किसकी? गवार फसल की किस्म है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन कौन सी है? जैसे दुर्गा तो सब में लगा हुई है, तो एक तो बिहार, एक दुर्गापुरा सफेद और एक है दुर्गा जय। तो बिहार, सफेद और जय किससे संबंधित है? गवार से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया साहब है, हरीश चौधरी साहब है, महादेव सिंह खंडेला साहब है या गोविंद सिंह डोटासरा साहब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो महादेव सिंह खंडेला साहब है ना, वो राज्य किसान आंदोलन आयोग के अध्यक्ष है। सॉरी, राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष है। कौन है? महादेव सिंह खंडेला साहब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में? जो उदयनाथ की पहाड़ियां हैं वो राजस्थान के कौन से जिले में? जयपुर में, अजमेर में, अलवर में या जोधपुर में। तो उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ पे है? तो उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ पे? राजस्थान में। तो ये अपना राजस्थान हो गया। और
यहाँ पे कौन सा जिला है, अलवर जिला, और यहाँ पे अलवर जिला है और उदयनाथ की पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। तो उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ पे है, अलवर जिले में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, यानी भारत में वो कौन सा राज्य है जहां पे उसकी टोटल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है। अरुणाचल है, मिजोरम है, मेघालय या त्रिपुरा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोरम, क्योंकि मिजोरम की टोटल आबादी है उसका 94.4%, कितना 94.4% आबादी कैसी है, वो एसटी कैटेगरी से है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब से, अनुसूचित जनजाति से आती है। कौन सा प्रदेश है हमारा ऐसा, तो हमारा जो मिजोरम राज्य है ना, उसे अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशतता ये होल्ड करता है। और जैसे मान लो म्यांमार से सीमा बनाते हैं कौन कौन से 4 राज्य, तो मैंने आपको बताया अरुण, नाग, मणि और मिजो, इस तरह से है। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर है नागालैंड, फिर है मणिपुर और फिर है मिजोरम, है ना। और मिजोरम है ना, उसी में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, यानी वो कौन सा राज्य है जिसकी टोटल आबादी में जो हमारी एससी समुदाय है उसका सर्वाधिक प्रतिशत है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या मिजोरम। तो इसमें टॉप पे कौन सा है, तो इसमें टॉप पे है अपना प्यारा पंजाब राज्य। कौन सा राज्य है, पंजाब राज्य है ना, सर्वाधिक एससी में। एससी में टॉप पे कौन सा है, प्रतिशत के आधार पे बात कर रहा हूं मैंने कि टोटल एससी जनसंख्या की, टोटल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत पंजाब में सर्वाधिक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। SAIL यानी सेल कहते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1955, 60 या 73 या 76। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेल की स्थापना कब हुई थी, तो सेल की स्थापना 1973 में हुई थी। और डेट क्या थी, तो डेट थी 24 जनवरी 1973। आपको अगर डेट ये याद नहीं भी है तो कम से कम साल तो एटलीस्ट आपको याद रखना ही रखना है किसी भी हाल में। और इसको इस तरह से कनेक्ट करना है कि जैसे एक कालक्रम होता है, माइंड में कालक्रम सेट करना है कि कितने एक साल हुए होंगे। तो आपको पता है जैसे 25 साल तो ये हो गए और 25 साल अब निकल गए, लगभग 50 साल पहले सेल की स्थापना हुई थी आज से। तो उस प्रकार आप उस आंसर के या तो एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच जाते हो या कम से कम करीब पहुंच जाते हो, है ना। तो आपको माइंड मैप में एक समय सारणी बनानी है और समय सारणी के हिसाब से सेट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल की स्थापना कब हुई थी, 1973 में हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रेता की आवश्यकता अनुसार गुणवत्ता और मानकों पर आधारित खेती उत्पादन पद्धति है। सहकारी कृषि, व्यावसायिक कृषि, संविदा कृषि या विस्तृत कृषि। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संविदा कृषि। तो क्या होती है संविदा कृषि, क्या कह रहा है कि जिसमें क्या होता है, जो क्रेता होता है ना, वो कहता है भाई साहब मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, है ना, और इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, और इसकी रेट आज ही डिसाइड कर लो। और उसी रेट पे वो 4 महीने बाद जब फसल तैयार होती है ना, तो वो अगला सामान ले जाता है और दाम दे के चला जाता है ना। तो ये प्रकार की खेती होती है ना, इसे संविदा खेती कहते हैं, कॉन्टेक्चुअल एग्रीकल्चर कहते हैं इसे। इसमें जैसे मान लो अभी थोड़े दिनों पहले जो कृषि कानूनों का विरोध हुआ था उसमें ये चीज़ें समाहित थी। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अडानी ने एक फर्म बना रखी है जो अपने जो ग्लूकोज होता है वो बनाती है और जो बिस्किट्स होते हैं वो बनाती है मान लो। तो उसके लिए उसको आटा चाहिए, वीट चाहिए। तो वीट के लिए क्या करेगी, वो किसानों से कॉन्टेक्ट कर लेगी। तो अब वो कहेगी कि आपके पास 100 बीघा ज़मीन है, तो ठीक है कोई बात नहीं, और आप मुझे मतलब 500 क्विंटल अनाज 500 क्विंटल गेहूँ दे देना, ठीक है, और मैं आपको 3,000 रुपए के भाव से दे दूंगा। उस समय भाव जो भी रहे, जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध कर रहे हैं, उस समय पे उनमें जो शर्तें होती उस हिसाब से किसान को पैदा करके देना होता है। और वो उस रेट पे उसको वो जब कॉन्ट्रैक्ट टाइम हो जाएगा तो उसको वो पैसे उसको चुकाने होते हैं। इस प्रकार जो खेती होती है उसे क्या कहेंगे, उसे संविदा खेती कहते हैं, है ना। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। सुंदरी निम्न में से किस प्रकार के वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। सुंदरी कैसे वन होते हैं, पर्वतीय वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, कंटीली झाड़ियां होती है, मैंग्रोव वन होते हैं। तो सुंदरी किस प्रकार के वन होते हैं, तो सुंदरी है ना वो मैंग्रोव वन होते हैं।
है ना, कहाँ पे, जो सुंदरबन डेल्टा है ना, कहाँ पे, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियां डेल्टा बनाती है ना, कहाँ पे, बांग्लादेश और भारत में मिले हुए क्षेत्र में, और वहां पे सुंदरी वृक्ष उगते हैं, है ना, इसी कारण उस एरिया को सुंदरबन भी कहते हैं। तो ये किस प्रकार के वृक्ष है, तो सुंदरी है ना, मैंग्रोव वन होते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पे होते हैं, जो समुद्री इलाका है वो और जो स्थलीय इलाका है वो, उसका जो संक्रमण क्षेत्र होता है उस इलाके में जो वनस्पति पनपती है उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। और भारत में कितना किलोमीटर मैंग्रोव वन है, तो भारत में 4,992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन का क्षेत्र है। और पिछली बार के मुकाबले इसमें वृद्धि हुई है, और कितनी वृद्धि हुई है, 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है, घना पक्षी विहार, रियो निग्रो, अमेजोनस ब्राजील, या साइबेरिया, या आल्प्स। तो इसका आंसर क्या होगा, विश्व की जो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है वो कौन सी है, रियो निग्रो अमेजोनस। और ये कहाँ पे है, ये ब्राजील में है। तो देखो ये हमारे सामने ब्राजील का मैप आ गया है ना, ये ब्राजील हमारे सामने आ गया। कहाँ पे, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। और इसके नीचे बोलिविया हो गया, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे पराग्वे हो गया, और यहाँ पे नीचे उरुग्वे हो गया, है ना। और यहाँ पे इसकी समुद्री सीमा ब्राजील की लगती है किससे, अटलांटिक महासागर से, जो अंध महासागर से, जो एस आकार से महासागर है। और इधर वाला कौन सा महासागर है, इधर वाला पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर है ना। फिर इधर देखो ये पेरू से सीमा टच कर रहा है, ठीक है। पेरू के बाद यहाँ कोलंबिया से कर रहा है, फिर यहाँ वेनेजुएला से कर रहा है, यहाँ पे किससे कर रहा है, वेनेजुएला से, फिर यहाँ सूरीनाम से कर रहा है ना, और यहाँ पे फ्रेंच गुयाना है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे समुद्री सीमा शुरू हो जाती है। और इसमें जो प्रमुख नदी बहती है वो कौन सी है, एक तो अमेजन नदी बहती है ना, ब्राजील से होते हुए जाती है। और विश्व की आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो अमेजन है। सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, ठीक है, लेकिन अगर आयतन या सबसे गहरी नदी की बात करें तो वो कौन सी है, वो अमेजन नदी है। और यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं, वर्षा वन, है ना, सदाबहार वन होते हैं, और इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार, और ये वाला जो एरिया है ब्राजील का, जो पूर्वी एरिया है, इसे ब्राजीलियन हाईलैंड कहते हैं ना। बाकी जो हमसे क्या पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि, तो रियो निग्रो कहाँ पे, अमेजोनस, ये ब्राजील में ही है। ग्रीष्म काल में कर्नाटक में तटित झंझा से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, ग्रीष्म काल में जो कर्नाटक में तटित झंझा से वर्षा होती है ना, उसे क्या कहते हैं, उद्यान कृषि, काल बैसाखी, चेरी ब्लॉसम, या मैंगो सावर। तो ग्रीष्म काल में यानी जब अलग अलग नामों से जाना जाता है, यानी बारिश का जो टाइम होता है, मानसून से पहले जो बारिश होती है ना, उसे क्या कहते हैं कर्नाटक में, उद्यान कृषि, काल बैसाखी, चेरी ब्लॉसम, या मैंगो सावर। तो इसे क्या कहेंगे, चेरी ब्लॉसम कहेंगे। क्या कहेंगे, चेरी ब्लॉसम। और काल बैसाखी कहाँ कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं पश्चिम बंगाल को। यानी जिस वर्षा को कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहते हैं, उसी वर्षा को बंगाल में क्या कहते हैं, काल बैसाखी। और ये किस महीने में होती है, ये बैसाख के महीने में होती है ना। तो इस कारण इसे काल बैसाखी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि वो बिजलियां बहुत कड़कती है ना। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। विभिन्न वायुपुंजों के मिलने से बने वाताग्र के कारण मानसून की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना है, यानी कौन से विद्वान है वो कह रहे हैं कि वायुपुंज मिल जाते हैं, उससे वाताग्र बनता है, उससे मानसून की उत्पत्ति होती है। स्पेट साहब कह रहे हैं, फ्लॉन कह रहे हैं, हैमिल्टन कह रहे हैं, कोटेश्वरम कह रहे हैं। तो कौन कह रहे हैं ऐसा, तो ये जो स्पेट साहब है ना, कौन, स्पेट, ये कह रहे हैं कि वायुपुंज मिल जाते हैं, उससे वाताग्र बन जाता है, और जिससे मानसून की उत्पत्ति हो जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप कौन सा है, यानी कौन सा वो द्वीप है इनमें से जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। मालदीव है, श्रीलंका है, अंडमान निकोबार है, या लक्षद्वीप है। तो इसका आंसर क्या होगा, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है, अंडमान निकोबार। क्योंकि हमें पता है जो लक्षद्वीप है ना, यहाँ पे भारतीय द्वीप की बात कर रहे हैं, श्रीलंका और मालदीव तो भारतीय द्वीप नहीं है, क्योंकि मालदीव है वो एक देश है, अरब सागर में स्थित है। श्रीलंका एक देश है जो थोड़ा हिस्सा इधर बंगाल की खाड़ी से भी टच होता है, अरब सागर से होता है। लेकिन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये हमारे द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप अपने अरब सागर में है। तो ये देख लेते हैं हम अंडमान निकोबार को एक बार। तो हमारे सामने भारत का मैप आ गया है, साथ ही साथ बताया है भारत स्थिति। तो ये देखो, ये इधर तो अरेबियन सी, इसे कहेंगे अरब सागर, और इधर कौन सा है, ये बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में ही कौन सा है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस नक्शे को यहाँ से जूम करके यहाँ बताया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे नॉर्थ अंडमान है ऊपर ही ऊपर, तो
फिर यहाँ पे मिडिल अंडमान हो गया, फिर यहाँ पे लोअर अंडमान हो गया, है ना। और फिर लोअर अंडमान में या नीचे अपनी जो इसकी कैपिटल है ना, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, वो कहाँ पे है, वो लोअर अंडमान में है। और उसके बाद सब इसके नीचे लिटिल अंडमान हो गया, है ना। फिर देखो ये अंडमान वाला पार्ट हो गया, इसके बाद ये निकोबार, तो सबसे ऊपर कार निकोबार और उसके बाद में लिटिल निकोबार और सबसे नीचे ग्रेट निकोबार हो गया। इस प्रकार अंडमान निकोबार को हमने देख लिया। अगले प्रश्न में चलते हैं। दक्षिण का पठार जिस दिशा में झुका हुआ है, यानी जो दक्षिण का पठार है वो कौन से साइड में झुका हुआ है, थोड़ा थोड़ा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। इसका आंसर है दक्षिण का पठार पूर्व की तरफ झुका हुआ है। किस तरफ, पूर्व की तरफ झुका हुआ है। हिमालय दर्रा सिपकिला, जो हिमालय का दर्रा है ना, सिपकिला दर्रा, वो कहाँ पे स्थित है, चंद्र घाटी में है, हुआ घाटी में, नुब्रा घाटी में, सतलुज घाटी में। तो सिपकिला दर्रा कहाँ पे है, तो सिपकिला दर्रा कहाँ पे है, तो सबसे पहले बताओ, ये बताओ सिपकिला दर्रा है कहाँ पे, किस राज्य में, तो ये एचपी में, ऑब्वियस सी बात है। और अब एचपी से होते हुए कौन सी नदी गुजरती है, तो सतलुज नदी गुजरती है। तो सतलुज घाटी में सिपकिला दर्रा अवस्थित है, किसमें, सतलुज घाटी में। अगले प्रश्न में चलते हैं। समाज शास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, समाज शास्त्र में हम किस बात का अध्ययन करते हैं, सामाजिक समूहों का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, या इन सभी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाज शास्त्र में हम सामाजिक समूहों का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है, सामाजिक संबंधों का भी करते हैं, सामाजिक प्रक्रियाओं का भी करते हैं, तो इन सभी का हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सामाजिक तथ्यों में निम्न में से गुण है, यानी सामाजिक तथ्य में कौन सा गुण होता है, जटिलता होती है, सरलता होती है, स्थिरता होती है, तटस्थता होती है। देखो सामाजिक फैक्ट्स की बात कर रहा है, किसकी, सामाजिक तथ्यों की बात कर रहा है। तो सामाजिक तथ्यों में कैसा गुण होगा, तो सामाजिक तथ्य ना जटिल होते हैं, बहुत जटिल होते हैं ना, क्या होते हैं, सामाजिक तथ्य बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जटिल होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य, समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज को समझना, समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना, समाज में घटनाओं का नियंत्रण करना, या समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। तो समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज को समझना। समाज शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है समाज को समझना, है ना, ये समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान प्रकार्यवादी विचारधारा का समर्थक नहीं है, यानी इनमें से कौन से विद्वान हैं जो प्रकार्यवादी विचारधारा के समर्थक नहीं है, यानी बाकी तीन तो है और वो साहब नहीं है, तो कौन है वो, कांट, स्पेंसर, मिलियोवस्की या होबहाउस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो होबहाउस है ना वो नहीं है। बाकी कांट साहब प्रकार्यवादी विचारधारा से संबंधित है, बिल्कुल है, कांट साहब प्रकार्यवादी है, स्पेंसर भी प्रकार्यवादी है और मिलियोवस्की भी प्रकार्यवादी है, लेकिन होबहाउस प्रकार्यवादी नहीं है, और हमसे पूछा था नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, एक किताब के लेखक कौन है, पीएस प्रभु, देसाई, राधा कमल मुखर्जी या इरावती कर्वे। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये इरावती कर्वे ने लिखी है। किसने लिखी है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, है ना। तो इसको किनशिप ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करना है और इरावती कर्वे तक पहुंचना है ना। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, इरावती कर्वे, याद कर लो, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, इरावती कर्वे। समाज शास्त्र में समाज से क्या आशय है, समाज शास्त्र में समाज से क्या आशय है, मानव समाज, चींटी समाज, मधुमक्खी समाज, ये सभी। तो मानव समाज, समाज शास्त्र में समाज तो मानव समाज ही होगा ना, तो समाज शास्त्र में हम मानव समाज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं समाज शास्त्र में, समाज शास्त्र में हम मानव समाज की बात करते हैं। फोकवेज नामक पुस्तक के लेखक है, एक किताब उसका नाम है फोकवेज, उसके लेखक कौन है, मैकाइवर पेज, दुर्कीम, वेबर, समनर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समनर, यानी फोकवेज। नाम देखो किताब का क्या है, फोकवेज, और लिखी किसने, समनर ने लिखी है। क्या किताब का नाम है, फोकवेज, है ना, फोक डांसर रहा होगा ये समनर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से एक समाज की विशेषता नहीं है, यानी कौन सी है जो एक समाज की विशेषता नहीं है, व्यक्तियों का समूह, सामाजिक संबंधों का जाल, विशिष्ट संस्कृति, या सदस्यों में सजातीयता की चेतना। तो इसका आंसर क्या होगा, सामाजिक संबंधों का जाल है ना, ये समाज की विशेषता नहीं है। बाकी व्यक्तियों का समूह होता है समाज में, विशिष्ट संस्कृति भी होती है, और सदस्यों में सजातीयता की चेतना भी होती है। सामाजिक संबंधों का जाल इसमें ये बोल रहा है कि नहीं होता, ये भी पता नहीं कैसे बोल रहा है, लेकिन ये बाकी तीन तो विशेषता होती है, पक्की होती है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
निम्न में से किसे कृषक समाज में शामिल नहीं किया जा सकता, यानी कौन सा है जिसे कृषक समाज में शामिल नहीं कर सकते? भूस्वामी, कृषक श्रमिक, भूमि उपज का उपभोक्ता, या किराए पर भूमि को जोतने वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि कृषक समाज में कौन सा शामिल नहीं होगा? भूस्वामी, जो जमीन का मालिक है, वो शामिल नहीं होगा? भाई होगा ना, वो भी तो कृषक समाज में शामिल होगा, बिल्कुल होगा, भूस्वामी है तो। और कृषि श्रमिक, खेती पे कार्य करने वाला व्यक्ति है, वो भी कृषक समाज में शामिल होगा, है ना। किराए पर भूमि को जोतने वाला, यानी किसी व्यक्ति ने मतलब जैसे कोई किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन है और तीसरे व्यक्ति ने आया और बोला कि मैं आपकी जमीन को जोत लूंगा, इसके बदले आपको कुछ, मैं तो या तो इसमें से हिस्सा दे दूंगा या फिर कुछ पैसे दे दूंगा। तो इस प्रकार ये बंदा भी कृषक समाज से संबंधित है, क्योंकि कृषि कर रहा है सीधा सीधा, बिल्कुल सही है। लेकिन कृषि उपज का उपभोक्ता, उपभोक्ता तो कोई भी हो सकता है, सारे व्यक्ति कृषि उपज के उपभोक्ता ही होते हैं। जैसे आपने गेहूं उत्पादित किए और मार्केट में बेच के आ गए, अब कोई करोड़पति उद्योगपति आया, उसने ले लिया, है ना, तो उपभोक्ता तो हो गया उस उपज का, लेकिन क्या वो कृषक समाज से संबंधित है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मुक्त समाज की विशेषता नहीं है तीव्र गति से परिवर्तनशीलता, अर्जित परिस्थितियों की बहुलता, अत्यधिक श्रम विभाजन और विशेषीकरण या भाग्यवादिता। तो मुक्त समाज की विशेषता कौन सी नहीं है? तो भाग्यवादिता नहीं है। बाकी तीन है, देख लेते हैं। तो देखो, मुक्त समाज में तीव्र गति से परिवर्तनशील होते हैं, मुक्त समाज परिवर्तन बहुत तीव्र होते हैं। अर्जित परिस्थितियां की बहुलता होती है, मुक्त समाज होगा तो चीजें अर्जित बहुत ज्यादा करेंगे, मतलब वातावरण से, परिस्थितियों से बहुत अच्छे से सीखेंगे। और अत्यधिक श्रम विभाजन और विशेषीकरण भी इसमें होता है, लेकिन भाग्यवादिता इसमें नहीं होता। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस समूह में सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी कौन सा समूह है जिसमें सदस्यता होती है ना, वो ऐच्छिक होती है? समाज में, समुदाय में, प्राथमिक समूह में, समिति में। तो इसका आंसर क्या होगा? समिति में सदस्यता ऐच्छिक होती है। बाकी समाज में तो आपको ऐच्छिक नहीं, अनिवार्य होगी, क्योंकि समाज से अलग नहीं हो सकते आप। और समुदाय में भी अनिवार्य होगी, प्राथमिक समूह में अनिवार्य होगी, लेकिन समिति में आप सदस्य बनो तो बनो, नहीं बनो तो नहीं बनो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। समाज शास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन सा उदाहरण समूह की रचना बनाता है? यानी जो समाज शास्त्र के मानदंड है उनके अनुसार कौन सा उदाहरण समूह की रचना बनाता है? श्रमिक संघ, मित्र मंडली, ग्राम या राष्ट्र। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जो मित्र मंडली है ना, कौन? मित्र मंडली, वो समूह की रचना बनाती है, ठीक है, समाजशास्त्रीय मानदंडों के अनुसार। यानी समाजशास्त्र के जो मानदंड है, जो नियम है, कायदे है, कानून है, उनके अनुसार समूह की रचना कौन करता है? मित्र मंडली करती है। इसमें ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने संदर्भ समूह प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया? यानी कौन से वो समाजशास्त्री थे जिन्होंने संदर्भ समूह प्रत्यय का प्रयोग किया था सबसे पहले? एच हाइमन, मार्टन, सेरिफ या दुर्खीम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो एच हाइमन साहब है, कौन है? एच हाइमन। ये क्या है? इन्होंने सबसे पहले संदर्भ समूह प्रत्यय का प्रयोग किया था, ठीक है, एच हाइमन साहब ने। अर्ध सहभागी समूह प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? अर्ध सहभागी समूह, ये किसने किया? मैकाइवर पेज, दुर्खीम, वेबर और जिन्सबर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध सहभागी समूह का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था जिन्सबर्ग ने। किसने? अर्ध, कैसा है? अर्ध सहभागी समूह, ये वाला प्रत्यय किसने किया था? जिन्सबर्ग ने किया था। एक सीमा तक स्थायित्व रखने वाली परिस्थितियों के योग को, यानी एक सीमा तक स्थायित्व रखती है ऐसी परिस्थितियों के योग को क्या कहेंगे? सम परिस्थिति, भूमिका संकुल, मुख्य परिस्थिति या स्टेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसे कहेंगे स्टेशन। क्या कह रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक सीमा तक स्थायित्व रखती है ना, ऐसी परिस्थितियों को क्या कहेंगे? स्टेशन कहेंगे। परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई आदर, मान सम्मान, श्रद्धा इत्यादि क्या कहलाती है? यानी परिस्थिति के साथ जो आदर, मान सम्मान और श्रद्धा जुड़ी होती है उसे क्या कहेंगे? सम्मान, प्रतिष्ठा, शक्ति या पद। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्रतिष्ठा। यानी आदर जुड़ा है, मान सम्मान जुड़ा है, श्रद्धा जुड़ी है, तो इसे प्रतिष्ठा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिष्ठा। ऑप्शन बी। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? मुख्य परिस्थिति, मैकाइवर पेज, दुर्खीम, वेबर या ईटी हीलर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी ईटी हीलर साहब है ना, उन्होंने मुख्य परिस्थिति की अवधारणा प्रतिपादित की थी। किन्होंने? ईटी हीलर साहब ने मुख्य परिस्थिति की अवधारणा प्रतिपादित की थी। क्या नाम है इनका? ईटी हीलर,
ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय में उपार्जित नेककामी के लिए समाजशास्त्री किस अवधारणा का प्रयोग करते हैं? सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, प्रास्थिति या भूमिका के लिए या शक्ति के लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सम्मान के लिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक व्यक्ति है, उसने अपने व्यवसाय से नेककामी की है ना, तो इसके समाजशास्त्री किस अवधारणा का प्रयोग करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए सम्मान की अवधारणा का प्रयोग करेंगे। किसका? सम्मान की अवधारणा का। जब महत्वाकांक्षा और उपलब्धियों के बीच अंतराल बहुत ज्यादा हो तब उसका परिणाम क्या होता है? परिस्थिति संघर्ष, परिस्थिति कुंठा, परिस्थिति तनाव या प्रतीक। तो इस परिस्थिति में क्या होता है? परिस्थिति कुंठा होती है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं हैं, ठीक है, और उसने अब तक क्या अर्जित कर लिया है, यानी वो क्या अर्जित करना चाहता था और ये क्या अर्जित कर लिया है, इसका अगर गैप बहुत ज्यादा हो जाए ना, तब व्यक्ति कुंठित हो जाता है। क्या हो जाता है? कुंठित हो जाता है। तो इसका परिणाम क्या होता है? परिस्थिति कुंठा हो जाती है ना, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1922 में लिखित पुस्तक सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑकबर्न, दुर्खीम, वेबर या समनर? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी जो सोशल चेंज नामक किताब है ना, सोशल चेंज या सामाजिक परिवर्तन किताब है हिंदी में कहे तो, ये पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है ऑकबर्न साहब। कौन है? ऑकबर्न साहब। निम्न में से किसने सांस्कृतिक विलंबन के सिद्धांत का उल्लेख किया है? यानी कौन साहब है जिन्होंने सांस्कृतिक विलंबन के सिद्धांत का उल्लेख किया? हॉमन्स, कार्ल मार्क्स, ऑकबर्न या दुर्खीम? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑकबर्न। यानी जो ऑकबर्न साहब है ना, कौन? ऑकबर्न, उन्होंने सांस्कृतिक विलंबन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसका? सांस्कृतिक विलंबन किसने किया? ऑकबर्न ने किया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किस प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करनी है ना, तो कौन से प्रकार की वस्तुओं को शामिल करेंगे? मध्यवर्ती वस्तुओं को, कच्चे माल को, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को या सभी को? जिसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को। देखो, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल क्यों करते हैं? जो बीच की वस्तु है उनका भी तो थोड़ा बहुत उत्पादन हुआ है, उनको क्यों नहीं करते? क्योंकि जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो अगले बार शामिल कर लेंगे। लेकिन यहां पे आप जस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कितना आपने कर लिया है और कितना उसका उत्पादन नहीं होना बाकी है। तो इस प्रकार इस चीजें कॉम्प्लेक्स होने लग जाती है। तो इन चीजों से बचने के लिए, या यूं कहे दोहरी गणना से बचने के लिए, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय, जीडीपी, एनडीपी का कैलकुलेशन करते समय उपयोग करते हैं ना। जीडीपी माइनस मूल्यह्रास क्या होता है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, या सकल घरेलू उत्पाद, है ना। इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास निकालेंगे तो क्या आएगा? जीडीपी में से मूल्यह्रास निकालते तो क्या आता है? एनडीपी, डेप्रिसिएशन, जीएनपी, एनएनपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनडीपी। यानी जीडीपी में आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो क्या आता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, उसमें से अगर डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो क्या आएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। या यूं कह सकते हैं जीडीपी में से अगर हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया तो क्या आएगा? एनडीपी आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना। इन चीजों को याद रखना है। वर्तमान में सीपीआई जारी करने वाली संस्था कौन सी है? सीपीआई कौन जारी करती है? आरबीआई, सेबी, बीओबी या एनएसओ? तो इसका आंसर क्या होगा? जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, इसे कौन जारी करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, इसको जारी करता है एनएसओ। एनएसओ माने तो राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस है इसका पूरा फॉर्म। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय है, यानी किस तरीके से मुद्रास्फीति माने महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, दोनों या कोई नहीं? तो देखो, अगर महंगाई को कंट्रोल करना हो ना तो राजकोषीय नीति का उपयोग भी किया जा सकता है और मौद्रिक नीति का उपयोग भी किया जा सकता है। अब आप पूछोगे कैसे? तो जैसे राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति मतलब सरकार की जो बजट निर्माण की नीति होती है ना, उसमें अगर कंट्रोल करेंगे, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना हो तो इस प्रकार का बजट बनाएंगे कि जो उन योजनाओं को, मतलब जिन योजनाओं के माध्यम से ज्यादा फंडिंग, मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा आता है, जैसे घाटे का बजट बनाते हैं। यानी सरकार के पास मान लीजिए 100 रुपए है और सरकार 106 रुपए का बजट बनाती है, 106 रुपए खर्च करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया
₹6 कहीं से उधार लेगी और उसे मार्केट में ही डालेगी ₹6, क्योंकि वो अल्टीमेटली जाएगा तो मार्केट में ही, तो वो ₹6 एक्सेस आ गया मार्केट में, है ना। इससे क्या होगा, ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा तो वस्तुओं के भाव बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अगर सरकार इसका उल्टा करे, ₹100 का खर्च है, ₹100 की इनकम है सरकार की, और सरकार मान लीजिए ₹96 तो खर्चे में डालती है और ₹4 मतलब जो लोन को रिपेमेंट करने में उनमें डाल देती है ना। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, मार्केट में मुद्रा की कमी हो जाएगी, है ना। उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसे कम होंगे, तो मतलब पैसे कम होंगे तो मांग कम, तो उससे कीमत भी नीचे आ जाएगी। और वही मौद्रिक नीति का तो आपको पता ही है, आरबीआई, बैंक रेट, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, ये कई सारी विधियां हैं, है ना, जिनके माध्यम से मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है आरबीआई, है ना। तो इस प्रकार इन दोनों ही विधियों से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए किस प्रकार के निवेश की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, यानी अर्थव्यवस्था को अगर गति देनी है ना, और गति देनी ही है, ऐसा कुछ आपको कुछ ऐसा करना है कि गति देनी है अर्थव्यवस्था को, तो उसमें सर्वाधिक आवश्यकता किसकी होगी, पब्लिक निवेश की, निजी निवेश की, प्रेरित निवेश की, या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेरित निवेश की। जब आपको अर्थव्यवस्था को गति देनी है तो आपको ऐसे एफर्ट करने पड़ेंगे जिससे कि मार्केट में मतलब इन्वेस्टमेंट आए, निवेश आए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जैसे मान लो नीतियां बनानी पड़ेगी। जैसे आप एफडीआई को समझो, अर्थव्यवस्था को गति देनी है, अर्थव्यवस्था एक निश्चित पेस पे चल रही है, निश्चित गति पे चल रही है, लेकिन अब आपके पास टारगेट है कि इकोनॉमी की जो पेस है ना वो बढ़ाओ। तो क्या करेगी, वो जो वर्तमान में जो रिसोर्सेज है देश के पास, उनसे तो गति जितनी हो रही है उतनी हो रही है। अब इसको गति देने के लिए क्या करेगी, सरकार इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करेगी। आमंत्रित करने के लिए कुछ इस प्रकार के छूट देगी, जैसे मान लीजिए कि एयरपोर्ट वाला जो वायुयान सेक्टर है, उसमें पहले एफडीआई मान लो 74% थी, अब उसको बढ़ा के 100 कर दिया। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसमें क्या होता है कि जो विदेशी कंपनियां होती है वो एक निश्चित प्रतिशत हिस्से तक ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। अब वायुयान में 100% उन्होंने दे दिया कि 100% तक एफडीआई से पैसा आप ले सकते हो। तो अब पहले तो 174 रुपये आते, लेकिन अब मान लो बाहरी कंपनी आके उस कंपनी में 100 रुपये लगा सकती है, तो मार्केट में एक्सेस पैसा आया ना, और इसी तरीके से इकोनॉमी में बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, इन्हें क्या कहेंगे, प्रेरित निवेश। यानी इसके लिए सरकार को प्रेरणा देनी पड़ेगी निवेशकों को कि आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। अगले प्रश्न में चलते हैं, बेरोजगारी को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किया जा सकता है। अगर बेरोजगारी को कम करना है तो कौन सा उपाय करेंगे, निवेश में वृद्धि करेंगे, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक निवेश करेंगे, या ये सारे ही काम करेंगे। तो आप समझदार हो कि ये तो सारे ही काम करने पड़ेंगे बेरोजगारी को अगर कम करने हो तो सबसे पहले देखो, आप इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना, निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेंगे तो रोजगार मतलब अलग अलग रोजगार के साधन बढ़ेंगे, कंपनियां लगेगी, उद्योग लगेंगे, धंधे लगेंगे, और उससे क्या होगा, उद्योग धंधे लगेंगे तो उससे क्या होगा, उससे होगा लोगों को उन धंधों को एम्प्लॉय चाहिए होंगे, काम करने के लिए व्यक्ति तो चाहिए होंगे ना, तो काम करने के लिए व्यक्ति चाहिए होंगे तो बेरोजगारी कम होगी, है ना, रोजगार मिल जाएगा ना उन लोगों को। वहीं एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को बढ़ावा। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि कोई व्यक्ति है अभी तो बेरोजगार है ना, लेकिन सरकार उसे कहे कि आप अपना कुछ धंधा सेटअप कर लो, माइक्रो धंधा सेटअप कर लो, स्मॉल कर लो, मीडियम कर लो। इसके माध्यम से सरकार इनको क्या करती है, रियायतें देती है और सुविधाएं देती है ताकि ये उद्योग स्थापित कर सके। जैसे कोई व्यक्ति है नॉर्मल बैठा है, ठीक है, अब वो कोई उद्योग लगाना चाहता है ना, अब वो उद्योग लगाएगा तो फिर वो काम शुरू कर देगा ना, तो फिर बेरोजगार थोड़ी रहेगा, उसको रोजगार मिल जाएगा, तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक निवेश करने से अधिक उद्योग लगेंगे, उद्योग लगेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। उद्योग का तात्पर्य सिर्फ मतलब उसको ही नहीं मानो, आप वस्तु को ही नहीं मानो, सेवा को भी उद्योग में शामिल करना आवश्यक है ना। शाख नियंत्रण का उपाय हो सकता है गुणात्मक, मात्रात्मक, दोनों या कोई नहीं। यानी अगर शाख नियंत्रित करने हो
तो क्रेडिट कंट्रोल करना हो तो इससे कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, तो गुणात्मक उपाय भी हो सकते हैं और मात्रात्मक उपाय भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। यानी साख नियंत्रण का गुणात्मक उपाय भी होते हैं, मात्रात्मक उपाय भी होते हैं। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है, साख का निर्माण करना, बैंक में जमा करने के लिए, या फिर कालाबाजारी या विनिमय के माध्यम के रूप में। तो देखो मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है, जो करेंसी होती है उसका मेन कार्य क्या है, करेंसी का मेन कार्य क्या होता है, विनिमय के माध्यम के रूप में। जैसे हमने देखा है, हमने सुना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, है ना। तो उस समय वस्तु विनिमय का सिस्टम था, वस्तु विनिमय का। वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है, आपको खाने के लिए अनाज की आवश्यकता है ना, लेकिन आपके पास सब्जी है, ठीक है, और मेरे पास सब्जी तो है नहीं, मुझे सब्जी की आवश्यकता है, मेरे पास अनाज है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको अपनी सब्जी वाला पार्ट दे दूंगा, आप मुझे अपना अनाज वाला पार्ट दे दो, है ना। तो इस प्रकार जो ये क्या होता है, वस्तु विनिमय होता है। यानी दो व्यक्तियों के पास में दो अलग अलग चीजें होगी, जिसको जो चीज चाहिए उसके बदले जिस उसके पास जो है वो दे दो और चाहिए वो ले लो। लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल होता है भाई साहब, है ना, टफ होता था ना उस समय। इस तरह से देखो तो फिर क्या आया, फिर आई करेंसी। करेंसी माने मुद्रा, जो वर्तमान चलन में है, सांकेतिक मुद्रा कह सकते हैं इसे, जिसके माध्यम से क्या हो गया, एक मुद्रा का मूल्य निर्धारित कर दिया। पहले तो जैसे सिक्के वगैरह होते थे, सोने चांदी के, तांबे के, जो भी, और वर्तमान में सांकेतिक मुद्रा चल रही है। यानी जैसे 100 का नोट होता है ना, ये क्या है, ये सांकेतिक मुद्रा है। यानी आपको चाहिए तो आप वो निश्चित मात्रा में सांकेतिक मुद्रा दो और वो सामान ले लो, उसकी एक निश्चित प्राइस होगी, उसकी निश्चित मात्रा में सांकेतिक मुद्रा होगी। तो इस प्रकार मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है, तो मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है, विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग होना, ठीक है ना। ये मुद्रा का प्रमुख कार्य, बाकी ये सारे गौण कार्य हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने के लिए राजकोष से घाटे में से निकाला जाता है। यदि आपको प्राथमिक घाटे को प्राप्त करना है तो राजकोष से घाटे में से आप क्या निकाल दो कि प्राथमिक घाटा आ जाएगा, विदेशों से प्राप्त आय, मूल्यह्रास, ब्याज अदायगी या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे आपके पास राजकोष से घाटा है, ठीक है, राजकोष से घाटा, इसमें से आप क्या करोगे, ब्याज अदायगी निकाल दोगे, ब्याज अदायगी निकाल दोगे, माइनस कर दोगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा, जो प्राथमिक घाटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्राथमिक घाटा आ जाएगा। 45, 48, 55, 58, 65, 64, 67, 74, 84 की मध्य का, यानी आपके सिलेबस में है मीन मीडियन मोड, ठीक है। आज हमारे सामने जो प्रश्न है वो सिंपल सा प्रश्न है और हमें आइडेंटिफाई करना है इसकी मध्य का क्या है ना, मध्य का बतानी है। तो मध्य का बताने के लिए क्या करना होता है, जो सबसे पहले जो डेटा आपके पास दे रखा है ना, इसे आपको सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ सेट कर लेना है, इस तरह से अवरोही या आरोही, आरोही कहते हैं ना, जैसे छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले देखो इसमें छोटे से बड़े की तरफ कैसे देखते हैं, पहले 45, फिर 48, फिर 55, फिर 58, फिर 65, फिर 64। ये देखो थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे, तो इसको कर लेते हैं, इसको पहले 64 फिर 65, ठीक है, फिर 67, 74, 84। तो इस प्रकार बाकी डेटा तो एकदम सेट है, ये दो डिजिट थे जो सेट करने थे। अगर आपके प्रश्न में सेट नहीं हो पूरी तरह से तो इनको पहले छोटे से बड़े की तरफ आपको सेट कर लेना है। अब सबसे पहले हमने सेट कर लिया। अब देखो ये कितने डिजिट है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 डिजिट है। कितने, 9 डिजिट है। अगर विषम संख्या में हो तो क्या करना है आपको, ये जो n नंबर है ना, इसमें 1 जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो n में से 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 है, 9 में से 1 जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो कितना होगा, 10, और 10/2 कितना हो जाएगा, 5। यानी आपको फिर क्या करना है, शुरू से स्टार्ट करते हुए 5वें लेटर पर पहुंचना है। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, 65 5वां, नहीं, हमने क्या कहा था, सेट करने के बाद 5वां। तो सेट करने के बाद 5वां कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। यानी जो 64 है ना वो हमारी मध्य का होगी, है ना। तो 64 किस में लिख रखा है, ए में लिख रखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक सामान्य वस्तु के पूर्ति वक्र का ढाल कैसा होता है? एक सामान्य वस्तु होती है ना, उसके पूर्ति वक्र का ढाल कैसा होगा? स्थिति सामान्य हो तब धनात्मक ऋणात्मक दोनों या दोनों नहीं। इसका आंसर होगा सामान्य वस्तु का जो पूर्ति वक्र का ढाल होता है ना, वो ऑलवेज धनात्मक होगा। कैसा होगा? सामान्य वस्तु की पूर्ति वक्र का ढाल सामान्य स्थितियों में ऑलवेज धनात्मक होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखो, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाएगी। यानी वस्तु की अगर कीमत बढ़ रही है ना, तो उत्पादक क्या करेंगे? उस वस्तु को उत्पादन बढ़ा देंगे, क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उनको फायदा हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो उत्पादन बढ़ाएंगे। और कीमत अगर घटती है, किसी वस्तु की कीमत घटती है, तो उत्पादक क्या करेंगे? क्योंकि उसका उत्पादन कम कर देंगे। और इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं हम पूर्ति का नियम। क्या कहते हैं इसे हम पूर्ति का नियम कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मांग बढ़ने या कम होने में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? यानी मांग बढ़ती है या मांग कम होती है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? सामान्य स्थितियों की बात कर रहे हैं। वस्तु की कीमत में परिवर्तन, उपभोक्ताओं की रुचि, आय या व्यय, सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन। हमने पढ़ा है मांग का नियम, यानी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है ना, और अगर कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। और इसे क्या कहते हैं हम? सामान्य स्थितियों में मांग का नियम कहते हैं। तो सबसे ज्यादा फर्क किसका पड़ा? मांग पे। तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ा वस्तु की कीमत का। बाकी देखो, उपभोक्ताओं की रुचि का भी फर्क पड़ता है, आय का भी फर्क पड़ता है और व्यय का भी पड़ता है, लेकिन हमें पूछा है सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो ये वस्तु की कीमत का होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तेंदुलकर समिति ने 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपए से कम खर्च करने वाले को गरीब माना? 1000, 1155, 816 या 740? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 816। यानी तेंदुलकर साहब ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर 816 रुपए से कम खर्च कर रहे हो ना तो आप गरीब हो, और शहरी क्षेत्र में अगर आप 1000 रुपए से कम खर्च कर रहे हो ना तो आप गरीब हो, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एसडीजी 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो रिपोर्ट आई है 2022 की, उसमें भारत कौन से स्थान पे है? 115, 150, 140 या 121? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसडीजी 2022 की रैंक है भारत की, भारत है 121वें नंबर पे। कौन से नंबर पे है? 121 पे। और टॉप पे कौन है? टॉप पे है फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड टॉप पे। मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान पे है। मानव विकास सूचकांक में कौन है टॉप पे? फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन या स्विट्जरलैंड? तो मानव विकास की अगर बात करते हैं तो टॉप पे कौन है? तब है अपना ये स्विट्जरलैंड है ना। कौन? स्विट्जरलैंड मानव विकास में टॉप पे है। और भारत कहाँ स्टैंड करता है? 132वें नंबर पे। भारत कहाँ स्टैंड करता है? 132वें नंबर पे स्टैंड करता है। मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको कि भारत की रैंक मानव विकास सूचकांक में 132वें है, और भारत का स्कोर कितना है? 0.633। ये भी मैंने आपको कल बताया था, प्रश्न में यही आया था कि भारत का स्कोर कितना है, तो 0.633 मानव विकास सूचकांक में भारत का स्कोर है। नीति आयोग अस्तित्व में आया कब आया था? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016 या 1 जनवरी 2017? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, कब अस्तित्व में आया। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए। जो सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं उन अध्यापकों को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? यानी आप लोगों को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? समसामयिक घटनाओं का, गणित का, अंग्रेजी का या विज्ञान का? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों को समसामयिक घटनाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बाकी गणित का, अंग्रेजी का और विज्ञान का आपको जितना ज्ञान नहीं भी है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन समसामयिक घटनाओं से संबंधित ज्ञान आपको होना जरूरी है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी क्यों पढ़ाते हैं सामाजिक विज्ञान? समन्वित ज्ञान प्रदान करने के लिए, सीमित ज्ञान प्रदान करने के लिए, थोड़ा ज्ञान देने के लिए, अल्प ज्ञान देने के लिए? तो इसका आंसर क्या है? सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है समन्वित ज्ञान प्रदान करने के लिए। यानी समन्वित ज्ञान प्रदान करना हो तब क्या पढ़ाएंगे? सामाजिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान।
सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किया जाता है। सामाजिक विज्ञान कब कहाँ पढ़ाई जाती है? माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जाती है या प्राथमिक स्तर पर, या माध्यमिक और प्राथमिक दोनों जगह पढ़ाई जाती है, या कहीं नहीं पढ़ाई जाती? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखो सामाजिक अध्ययन है ना, वो तो आपको प्राथमिक स्तर पर भी पढ़ाना पड़ेगा और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाना पड़ेगा, है ना। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य आप 3rd ग्रेड बनोगे तब भी आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ाना पड़ेगा, 2nd ग्रेड बनोगे तब भी आपको 2nd ग्रेड के अध्यापक बनोगे, वरिष्ठ अध्यापक बनोगे तब भी आपको सामाजिक विज्ञान तो पढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की विशेषता है बौद्धिक स्तर, सैद्धांतिक स्तर, सामाजिक या सभी? तो सामाजिक विज्ञान की विशेषता क्या है? बौद्धिक स्तर विशेषता भी है, सैद्धांतिक स्तर भी है और सामाजिक भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वह योग्यता जिसके द्वारा सीखी गई विषय वस्तु का स्थूल और नवीन परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है, वह है ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग या अभिरुचि। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानोपयोग। क्या कह रहे हैं? कह ये रहे हैं कि आपने कोई चीज सीख रखी है, ठीक है, अब परिस्थिति ऐसी आ गई कि आपको जो सीखी हुई चीज है ना उसका प्रयोग करना पड़ा आपको, तो इसे क्या कहेंगे? ज्ञान कहेंगे, अवबोध कहेंगे, या ज्ञान का उपयोग कहेंगे, या अभिरुचि? तो ऑब्वियस सी बात है, इसे ज्ञान का उपयोग ही कहेंगे। तो ऑप्शन सी उसका सही हो जाएगा। विद्यार्थी अनुप्रयोग के पश्चात सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में व्यवहारिक स्पेस उत्पन्न करते हैं, रुचि, अभिवृत्ति, अभिरुचि या कौशल? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कौशल। यानी विद्यार्थी अनुप्रयोग करने के बाद क्या होगा? व्यवहारिक तौर पे तो कौशल उत्पन्न होगा ना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है? सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या गणित? तो सामाजिक अध्ययन में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसका? सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, इस प्रकार आज की वीडियो के हमने 65 क्वेश्चंस कर लिए हैं। कल हम 66 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस कर लेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी बता दो कि इस प्रकार एक वीडियो सीरीज चल रही है जो 2nd ग्रेड के एसएसटी स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है। ठीक है, थैंक यू।